बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 12 रेखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या क्या है और उसका गणितीय सूत्रीकरण क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन किया था और इससे संबंधित हमने उदाहरण 1 और 2 को लेकर के रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या और उसका हल करने के बारे में अध्ययन कर लिया है। बच्चों, आज उसी कड़ी में उदाहरण संख्या 3 से लेकर के उदाहरण संख्या 5 तक के उदाहरणों को अपन हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिएगा, आलेखीय विधि से निम्न समस्याओं को हल कीजिए। निम्न व्यवरोध हमें दिए हुए हैं। व्यवरोध कंडीशन होती है, शर्त होती है, ये अपन बात कर चुके हैं। आलेखीय विधि क्या होता है? ग्राफ बना करके हमें यहाँ पे इसको सोल्व करना है। अर्थात ये हमारे पास में व्यवरोध है जिनको अपन बोलते हैं असमीकाएं। और किस प्रकार की असमीकाएं हैं? रेखिक असमीकाएं। तो ये रेखिक असमीकाएं 1, 2, 3 और 4, इन 4 रेखिक असमीकाओं से अपन क्या करते हैं? सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करते हैं। और वो सुसंगत क्षेत्र कैसे प्राप्त करते हैं? इनको अपन समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। समीकरण में कन्वर्ट करने के बाद में ग्राफ के ऊपर इनको रेखा प्रदर्शित करते हैं। रेखा प्रदर्शित करने के बाद में इन असमीकाओं से, ये रेखिक असमीकाएं हैं, इन रेखिक असमीकाओं का अपन हल क्षेत्र निकालते हैं। और अगर हल क्षेत्र इनका उभयनिष्ठ होता है, अर्थात 1, 2, 3, 4, इन सभी रेखिक असमीकाओं का हल क्षेत्र अगर उभयनिष्ठ आता है तो उभयनिष्ठ क्षेत्र को अपन बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। और उस सुसंगत क्षेत्र होने पे हम उसको देखते हैं कि वो क्षेत्र कैसा है? परिबद्ध है। अगर परिबद्ध है तो अपन कोणीय बिंदु ले लेंगे और कोणीय बिंदु पे इसका जो उद्देश्य फलन है z बराबर 3x प्लस 9y, अर्थात x y के मान कोणीय बिंदु से यहाँ पे रख देते हैं। और न्यूनतम मान कितना आएगा वो देखेंगे, अधिकतम मान कितना आएगा वो देखेंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन इन अरेखिक समीकरणों को समीकरण में कन्वर्ट करके आलेख विधि के द्वारा उनका उभयनिष्ठ क्षेत्र अर्थात सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेखिक असमीकाओं के द्वारा आलेख बनाकर सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करते हैं। सुसंगत क्षेत्र को निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करते हैं कि वो क्षेत्र कैसा है? परिबद्ध है या अपरिबद्ध? परिबद्ध होगा या अपरिबद्ध होगा? और परिबद्ध क्या होता है, अपरिबद्ध क्या होता है, इसकी भी अपन बात कर चुके हैं। बंद, अगर इनसे घिरा हुआ क्षेत्र कैसा हो? बंद आकृति का हो, या कह सकते हैं कि वृत्त की आकृति बनाए या घिरा हुआ क्षेत्र बंद हो, तो उसको क्या बोलते हैं? परिबद्ध। और ऐसा क्षेत्र जो क्या हो? उभयनिष्ठ तो हो परंतु बंद ना हो और उसकी किसी भी दिशा में क्या हो? अनंत तक विस्तार हो, इस प्रकार के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अपरिबद्ध क्षेत्र। और यदि परिबद्ध होता है, परिबद्ध क्षेत्र होता है, तो हम उसका हल ढूंढते हैं उसके कोणीय बिंदु पे। कोणीय बिंदु पे हल प्राप्त करते हैं। और कोणीय बिंदु का मान हम रखते हैं उद्देश्य फलन में। कोणीय बिंदु के मानों को उद्देश्य फलन में रखते हैं। और अगर क्षेत्र अपरिबद्ध होता है तो हमें प्राप्त करना होता है, जिसको अपन समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 में। अगर क्षेत्र अपरिबद्ध है
तब भी अपन कोणीय बिंदु लेते हैं। कोणीय बिंदु पे z का जो अधिकतम मान प्राप्त होता है उसको अपन कैपिटल M मानते हैं, और इसी प्रकार z का जो कोणीय बिंदु पर न्यूनतम मान प्राप्त होता है उसको अपन स्मॉल m ले लेते हैं। और उद्देश्य फलन अपने पास मान लेते हैं, उद्देश्य फलन है z बराबर ax प्लस by, अर्थात ax प्लस by अगर अधिकतम मान लेना हो तो अधिकतम मान क्या लिया हमने m, तो अपन m को रखेंगे अधिकतम मान लेने के लिए इसके बराबर, और ये एक असमीका प्राप्त हो जाएगी। और इस असमीका को भी अपन ग्राफ के द्वारा निरूपित करते हैं, अर्थात इसको ऊपर आलेखीय विधि से इसको अपन निरूपित करते हैं। तो इसका जो बनने वाला ग्राफ है, अर्थात इसके द्वारा जो अर्धतल प्राप्त होगा, अर्धतल व सुसंगत क्षेत्र का तल, यदि उभयनिष्ठ है तो z का मान नहीं होगा, न्यूनतम अधिकतम मान नहीं होगा, अन्यथा होगा, अन्यथा z का वही मान होगा। वही कौन सा होगा? जो हमने अधिकतम मान लिया था वही लिया था। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन में अगर ये न्यूनतम होता है तो उस कंडीशन में अपन रखते हैं ax प्लस by को, अगर ये न्यूनतम है तो इसको अपन रखेंगे लेस देन m के। और इसके द्वारा भी अपन क्या करते हैं, आलेख विधि से इसका भी अपन असमीका का ग्राफ बनाएंगे, अर्धतल बनेगा, और इससे द्वारा बनने वाला अर्धतल और सुसंगत क्षेत्र अगर कॉमन आता है तो इसका भी कोई हल नहीं होगा। अगर कॉमन क्षेत्र नहीं प्राप्त होता है तो अपन बोलेंगे वो m ही उसका क्या होता है, न्यूनतम मान प्राप्त होगा है। और इस चीज को अपन समझेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिससे आगे वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 में। ठीक है बच्चों, तो ये प्रक्रिया हमें अपनानी है रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए z का उद्देश्य फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए। सबसे पहले हमें असमीकाएं दी हुई है, विवरोध दिए हुए होते हैं, उनको समीकरण में चेंज करना है। समीकरण में चेंज करने के बाद आलेखीय विधि के द्वारा उनको ग्राफ के ऊपर निरूपित करना है। ग्राफ के ऊपर निरूपित करने के बाद में हमें देखना है कि उनका हल क्षेत्र कहाँ है। हल क्षेत्र प्राप्त हो गया, अगर हल क्षेत्र सभी असमीकाओं का, अगर जो एक समीका हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी असमीका है उनका हल क्षेत्र अगर कॉमन आता है तो उसको बोलते हैं अपन सुसंगत क्षेत्र। फिर सुसंगत क्षेत्र को हमें देखना है कि वो परिबद्ध है क्या अपरिबद्ध है। परिबद्ध होगा तो उसका कोणीय बिंदु, अर्थात जो उसके परिबद्ध क्षेत्र होगा उसके कोने पे जो बिंदु प्राप्त होंगे उन कोणीय बिंदु को के मानों को, अर्थात एक्स वाई के मान को अपन उद्देश्य फलन z में रखते हैं तो हमें अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त हो जाता है। अगर क्षेत्र अपरिबद्ध है तो हम ये वाली कार्रवाई करके हम उसका न्यूनतम और अधिकतम मान निकाल लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब अपन करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए, तो यहां पे ये अपने पास में दिए हुए हैं व्यवरोध, और इनको बोलते हैं असमीका। और किस प्रकार की है ये असमीकाएं हैं? रेखिक असमीकाएं हैं। रेखिक क्यों है? क्योंकि x और y जो चर है उनकी घात क्या है? 1 है। ये सारी बातें अपन बात कर चुके हैं, इनका अपन रिवीजन भी कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ये व्यवरोध है, एक व्यवरोध, 2, 3 और ये 4, और ये हमारा उद्देश्य फलन है। यहाँ हमें x और y के मान रखते जाएंगे तो हमें z का मान प्राप्त होगा। z का कौन सा मान अधिकतम कौन सा होगा, कौन न्यूनतम कौन सा होगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें इन असमीकाओं को क्या करना है, समीकरण में कन्वर्ट करना है और ग्राफ बनाना है। तो देखिएगा, हम इन असमीकाओं को समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे x प्लस 3y, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, ये हमने समीकरण में बदल लिया, और यहीं से हम इसके मान निकाल लेते हैं x और y के। और ये मान हमें 2 ही निकालने हैं। x बराबर 0 रखा, यहाँ पे 0, तो 0 रखने पे y का मान यहाँ पे प्राप्त होगा 20। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो y का मान 0 रख लेते हैं तो यहाँ पे 60 प्राप्त हो जाएगा। अब हम दूसरी असमीका की बात करते हैं, x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको हमने असमीका को समीकरण में बदल दिया, और यहीं से हम x और y के मान निकाल लेते हैं।
ये हम x और y के मान निकाल लेते हैं। x को 0 रखा तो y का मान 10, y को 0 रखा तो x का मान 10। और इसी प्रकार से ये हमें पास में तीसरी असमीका है, ये पहली असमीका थी, ये दूसरी असमीका थी, ये तीसरी असमीका है। x लेस देन y, यहाँ से भी अपन मान निकाल लेते हैं x और y के। देखिएगा ये x ये y 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1, और इसी प्रकार से अगर 2 रखते हैं तो 2। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाएगी जो मूल बिंदु से जाएगी 45 डिग्री कोण पे। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये असमीकाएं थी और इनके द्वारा हमने क्या प्राप्त कर लिया, इनके द्वारा हमने इनके निर्देशांक निकाल लिए। अब बच्चों ये हमें पहले ग्राफ के ऊपर निरूपित करना है। ग्राफ के ऊपर निरूपित करने के बाद में हमें देखना है कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तब उसके बाद में अगर ये प्रतिच्छेद कर रही है तो इन दोनों से एक्स वाई का मान निकालना, अगर ये प्रतिच्छेद कर रही है तो इन दोनों के एक्स वाई का मान निकालना है, ये प्रतिच्छेद कर रही है तो इन दोनों से एक्स वाई का मान निकालना है। और इसके लिए हमें पहले ग्राफ को देखना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देख लीजिए अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे देखो, अब देखिए यहां पे अपन बात कर लेते हैं पहले इस वाले ग्राफ की, अर्थात x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो देखो बच्चों x प्लस 3y इक्वल टू 60 ये हमारी रेखा हो गई, x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो हमने वहां पे x बराबर 0 रखा था, y का मान 20 प्राप्त हो गया था। ये हमारा x बराबर 0, y का मान 20। और इसी प्रकार से हमने y का मान 0 रखा तो x का 60। तो ये दो निर्देशांक प्राप्त हो गए, एक d और एक यहाँ पे, इनको मिला दिया तो ये एक रेखा प्राप्त हो गई। कौन सी वाली समीकरण की, x प्लस 3y इक्वल टू 60। इसी प्रकार से अपन बात कर लेते हैं x प्लस y बराबर 10। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं x प्लस y बराबर 10, ये वाली रेखा। तो x बराबर 0 रखा तो y का 10 आया था, तो x बराबर हमने 0 रखा तो y का 10, ये वाला। इसी प्रकार y को हमने क्या किया, 0 रखा तो x का 10 आया था, y को 0 रखा तो x का 10 आया, ये रेखा बना दी। तो ये हमारे पास कौन सी रेखा हो गई, x प्लस y इक्वल टू 10। इसी प्रकार से तीसरी रेखा है x बराबर y, अर्थात x का मान 0 रखा तो 0 यहाँ पे। इसी प्रकार 1 रखा 1 1, इसी प्रकार 2 रखा 2 2, 3 रखा तो ये लाइन कौन सी हो गई, ऐसी लाइन प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे हमने तीनों रेखाओं को ग्राफ के ऊपर निरूपित कर दिया। अब हमें देखना है इनका हल क्षेत्र। अब हल क्षेत्र देखने के लिए पहले अपन बात कर लेते हैं कौन सी रेखा की, इसी की बात कर लेते हैं। तो x प्लस 3y, अब इसको असमीका के रूप में लिखना है। तो x समीका हमें दी हुई है लेस देन इक्वल टू 60। तो यहां पे लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू 60। ये असमीका है, अर्थात अपन सीखे हुए तरीके से बात करते हैं कि यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 60। क्या 0 60 से छोटा है, सही बात है। अर्थात इस रेखा का हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। अर्थात अपन बात करेंगे इसका हल क्षेत्र यहाँ होगा। ऐसे इस रेखा का हल क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी रेखा की बात कर लेते हैं अपन, x प्लस वाई, और इसको देख लेते हैं यहां से असमीका को, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहां पे 0 रखते हैं, यहां 0 प्लस 0 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या ये बात सही है, क्या ये बात असत्य है। अर्थात असत्य होने पे अपन मानते हैं कि इस रेखा का हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु के अपोजिट साइड में होगा, अर्थात रेखा के विपरीत साइड में होगा। और रेखा कहाँ है हमारे पास में, ये रही रेखा x प्लस वाई बराबर 10। तो इसका हल क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के इधर हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे इसका हल क्षेत्र यहां चला जाएगा। ऐसे इसका हमें हल क्षेत्र प्राप्त हो गया। दो रेखा का हमने हल क्षेत्र प्राप्त। अब तीसरी रेखा है हमारे पास में x, देखिए क्या है, x लेस देन इक्वल टू y। तो यहां लिख देते हैं x लेस देन इक्वल टू y। अब यहां पे देखो बच्चों, इसको संतुष्ट कराने के लिए हम इस रेखा के यहां पे कोई बिंदु ले लेते हैं। मान लेते हैं इस रेखा के इधर हमने यही बिंदु ले लिया, d बिंदु। तो d बिंदु रखते हैं यहां पे 0 लेस देन इक्वल टू 20। ये बात क्या है, सत्य है। अर्थात इस रेखा का हल क्षेत्र कहां होगा, इस रेखा का हल क्षेत्र इस साइड में होगा। ऐसे यहां पे कोई बिंदु लेके बात कर लेते हैं। मान लिया हमने यहां पे बिंदु ले लिया, इस जगह पे ले लिया, या कहीं पे भी ले लिया, यहाँ 20 ले लिया। तो यहाँ पे कौन सा बिंदु हो जाएगा, 20 और 0। और 20 और 0 को रखते हैं तो यहाँ पे 20 लेस देन 0। क्या ये बात सही है, क्या नहीं सही है। अर्थात ये क्षेत्र इस रेखा के इधर वाला ये क्षेत्र इसका ये क्षेत्र नहीं होगा।
समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो, अब हमारे पास में ऋणोत्तर व्यवरोध भी है, और ऋणोत्तर व्यवरोध कौन से हैं वो भी अपन जानते हैं। ऋणोत्तर व्यवरोध वो होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला क्षेत्र हो गया, इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला क्षेत्र हो गया। तो इन पांचों 1, 2 और 3 और ये 4 और 5, इन पांचों असमीकाओं से घिरे क्षेत्र अर्थात उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त कौन सा हो रहा है। यहाँ पे जो कलर्ड भाग है ये उभयनिष्ठ भाग प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि उभयनिष्ठ क्षेत्र और उभयनिष्ठ क्षेत्र को ही हमें पता है, इसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। तो बच्चों ऐसे असमीका को समीकरण में कन्वर्ट करना है, उसकी रेखा ग्राफ के ऊपर निरूपित करनी है, ऐसे हमें ग्राफ बनाना है। फिर ग्राफ बना करके उस रेखा का हमें हल क्षेत्र देखना है। फिर हल क्षेत्र से हमें देखना है कि इन चारों समीकाओं से या पांचों समीकाओं से या जितने भी समीकाएं हमें दी हुई है उनका हल क्षेत्र क्या कॉमन आ रहा है, क्या उभयनिष्ठ आ रहा है क्या। अगर उभयनिष्ठ आ रहा है तो उसको देखना है। फिर उभयनिष्ठ किस प्रकार का है, उभयनिष्ठ भी है तो क्या परिबद्ध है, ये देखना है। हाँ, अब इसमें देखना है, यहाँ पे निरीक्षण करना है उभयनिष्ठ ये कैसा है, उभयनिष्ठ है, परिबद्ध है, तो ये परिबद्ध है। उसके बाद में हमें देखना है कि परिबद्ध है तो इसके कोणीय बिंदु लेना है, क्योंकि कोणीय बिंदु पे ही z के अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होते हैं, कोणीय बिंदु। और कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो कोणीय बिंदु प्राप्त हो जाएंगे A B C D। तो यहाँ पे A B C D, और इन कोणीय बिंदु के ऊपर हमें मान देखना है, z का कितना मान प्राप्त होता है वही हमें लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे अपन देख लेते हैं संगत मान। यहां ले लेते हैं अपन कोणीय बिंदु, और यहां आते हैं z के संगत मान। अर्थात अगर कोणीय बिंदु A पे x का और y का मान रखते हैं तो z हमारे पास क्या प्राप्त होता है, वो होता है संगत मान। तो z हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए z हमें जो ये है 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y। अब देखो a बिंदु हम जिसके निर्देशांक यहां से ले लेते हैं, यहां से a बिंदु के निर्देशांक है 0, 10, तो यहां लिखेंगे 0, 10, और 0, 10 पे यहाँ रखें 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा z बराबर 0 प्लस 10 रखेंगे तो 90 इज इक्वल टू 90। अर्थात इस कोणीय बिंदु अर्थात 0, 10 पे इसका मान क्या प्राप्त होता है, z का मान, उद्देश्य फलन का मान 90 प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरा कोणीय बिंदु ले लेते हैं b, और उसके निर्देशांक यहां से लेते हैं, b के निर्देशांक हमें यहां से मिले होंगे, वो b के निर्देशांक है 5, 5। अब ये कैसे आए वो देखो, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी रेखा है, एक रेखा है हमारे पास x बराबर y, एक रेखा यहाँ पे है। दूसरी रेखा प्रतिच्छेद कौन सी कर रही है, दूसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है x प्लस y इक्वल टू 10। तो एक रेखा कौन सी है यहाँ पे, x बराबर y, और दूसरी रेखा है x प्लस वाई बराबर 10। तो इन दोनों समीकरणों से हमें x और y के हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात x का मान यहाँ पे रखा तो y 2y बराबर 10, तो y बराबर 5, तो y बराबर 5, और y बराबर 5 है तो x बराबर भी 5। तो ऐसे हमारे पास में इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 5, 5, तो b बिंदु के निर्देशांक 5, 5। अब यहाँ पे इसके संगत मान z के मान देखते हैं, अर्थात उद्देश्य फलन का मान लिखते हैं 5, तो 3 × 5 15, प्लस यहाँ पे देखो 9 × 5 9 पंजे 45 इज इक्वल टू 50, 60 हो गया, ये 60। इसी प्रकार तीसरा कोणीय बिंदु लेते हैं C, और तीसरा कोणीय बिंदु यहाँ देखो C, इसके मान है 15, 15, इसके निर्देशांक है 15, 15। अब सर ये 15, 15 कैसे आया, 15, 15 कैसे आया उसको भी देखो। उसके लिए यहाँ पे देखो कौन सी रेखा है, एक रेखा तो वही है x बराबर y, अर्थात एक रेखा तो अपने पास में है x बराबर y, और दूसरी कौन सी रेखा है, ये है x प्लस 3y इक्वल टू 60। यहाँ से x बराबर y रखा तो 4y बराबर 60, 4y बराबर 60, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 60/4 इक्वल टू 15, और यहाँ 15 रखें तो x बराबर भी क्या हो गया 15।
तो इस प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक अगर तो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक यहाँ से भी हमें प्राप्त हो गए 15 15। कैसे आया, यहाँ से हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे लिखते हैं 15 15। अब इस 15 15 पे अर्थात सी बिंदु पे, कोणीय सी बिंदु पे जेड के मान क्या प्राप्त होंगे, तो यहाँ लिखेंगे 15। तो 15 इंटू 3 तो 15 3 45 प्लस 9 इंटू 15 तो यहाँ पे देखो 15 और ये 9 तो 9 पंजे 45 को पाँचों 4 और यहाँ पे 13 135 प्राप्त हो जाएगा। और 135 तो ये अपने पास 40 180 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अपन बात कर लेते हैं कोणीय बिंदु चौथा डी। और डी बिंदु के अपन निर्देशांक ले लेते हैं। यहाँ पे डी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं 0 20। तो यहाँ लिख देते हैं 0 20। और इस कोणीय बिंदु अर्थात x बराबर 0 और y बराबर 20, यहाँ पे इस z का मान अर्थात उद्देश्य फलन का मान क्या प्राप्त होगा, तो उद्देश्य फलन का मान यहाँ पे प्राप्त होगा 0 प्लस यहाँ पे 20 इंटू 2 तो 180, 9 इंटू 20 बराबर 180 इज इक्वल टू ये भी होगा 180। अब यहाँ पे गौर करिएगा, अब देखिएगा अधिकतम और न्यूनतम मान कौन सा है। तो अधिकतम मान तो ये हो गया, अधिकतम मान तो अपने पास ये प्राप्त हो गया। और ऐसे ही न्यूनतम मान देखना है तो न्यूनतम मान यहां पे है। अब देखो तो बिंदु दोनों पूछा है क्वेश्चन में, अधिकतम भी और न्यूनतम भी। उद्देश्य फलन z का अधिकतमीकरण करना है और न्यूनतमीकरण करना है। तो बिंदु कौन से बिंदु है, बी पर अर्थात 5 5 पर उद्देश्य फलन z का मान 60 प्राप्त होता है, जो कि न्यूनतम मान है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात यहां पे भी स्टार्ट हो जाती है। 2 बार आ गया हमें अधिकतम मान, तो बहु क्या है, बहु अधिकतम मान प्राप्त हो गया। तो देखते हैं बिंदु C व D पर Z का अधिकतम मान प्राप्त होता है। अधिकतम मान 180 प्राप्त होता है। अब यहां समझने वाली बात है कि C और D दोनों बिंदु पे बराबर मान प्राप्त हो रहा है, अर्थात CD रेखा खंड पे प्रत्येक बिंदु पे इसका अधिकतम मान प्राप्त होगा और वो कितना होगा, 180 होगा। अर्थात ये अपने पास C हो गया और ये D हो गया। इस CD रेखा पर पे यहाँ पे उद्देश्य फलन का मान अधिकतम प्राप्त होगा, अर्थात उद्देश्य फलन कौन सा है, ये वाला उद्देश्य फलन 3x प्लस 9y। तो इस उद्देश्य फलन का मान इस रेखाखंड के ऊपर, पूरी रेखाखंड कौन सी है, CD रेखाखंड के ऊपर अधिकतम मान प्राप्त होगा। अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं, इसलिए रेखाखंड CD पर प्रत्येक बिंदु पर अधिकतम मान प्राप्त होगा, अधिकतम मान होगा। और वो कितना होगा, 180 होगा। और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस माइंड में हमें रखना है कि जो असमीकाएं हैं, विरोध है, उनको समीकरण में चेंज करना है, उसको हमें ग्राफ के ऊपर निरूपित करना है, उसका हल क्षेत्र देखना है, हल क्षेत्र उभयनिष्ठ है, उसके बाद में हमें परिबद्ध देखना है या अपरिबद्ध है। अगर परिबद्ध है तो कोणीय बिंदु लेना है और कोणीय बिंदु पे एक्स वाई के मान हमें उद्देश्य फलन में रखते जाना है और वहां पे अधिकतम मान देखना है, वो उसका जेड का अधिकतम मान होगा। और यदि न्यूनतम मान को देखना है तो कोणीय बिंदु पे जेड के मान अपन रखते हैं, कोणीय बिंदु से जेड में उसके मान रखेंगे तो न्यूनतम मान प्राप्त हो जाएगा, वो हमें न्यूनतम मान प्राप्त मिल जाएगा। तो बच्चों अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 और इसको समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हमें परिबद्ध क्षेत्र नहीं मिलेगा, अपरिबद्ध क्षेत्र मिलेगा। देखिएगा, आलेखीय विधि द्वारा उद्देश्य फलन ये हमें उद्देश्य फलन है, अर्थात यहां पे हमें क्या निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है। इस उद्देश्य फलन के लिए x और y क्या निकालने हैं ताकि ये न्यूनतम मान दे, वो x और y के मान अपन ढूंढेंगे।
उसके लिए हमें दिया है कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हमें यह ज्ञात करना है, अर्थात 4 हमें असमीकाएं दी हुई है। ये चारों हमें क्या दी हुई है? असमीकाएं। और ये असमीकाएं कैसी है? रेखिक है। ये भी ध्यान रखते जाइएगा, क्योंकि अपन रेखिक असमीकाएं, रेखिक लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ताकि x और y जो चर हैं उनकी घात कितनी होगी? 1 होगी, अर्थात गणितीय संबंध इसका क्या होगा? रेखिक होगा। अब देखिए, ये असमीकाएं हैं, इन असमीकाओं को अपन समीकरण में कन्वर्ट करके ग्राफ के ऊपर निरूपित करेंगे। तो पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। अर्थात यहां देखिए, सबसे पहले अपने पास है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन -5। तो इसको समीकरण में किया, समीकरण ये असमीका 1 को बदलने पर समीकरण में, अर्थात 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, और यहीं से अपन x और y के मान निकाल लेते हैं। ये x और ये y। अब देखा, x हमने 0 रखा तो y का मान 5 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार y को हमने 0 रखा, इसको 0 रखा, तो x का मान यहाँ से अपने पास -5/2 प्राप्त हो गया। और ऐसी स्थिति में अगर एक मान और निकालना चाहें तो अपन निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पे x बराबर 1/2 रख लेते हैं, तो देखो 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/2, और यहाँ से कट जाएगा तो 1 माइनस वाई इक्वल टू -5, अर्थात यहाँ से इधर लाएंगे तो 1 + 5 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से y बराबर 6 प्राप्त हो गया, जब क्या रखा हमने? x बराबर 1/2। तो यहाँ पे हमने 1/2 रखा, तो ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा 6। तो ऐसे भी अपन इसको मान निकाल सकते हैं, ऐसे अपन अनंत मान निकाल सकते हैं, ये हमें पता है। इसी प्रकार से दूसरी असमीका से देख लेते हैं, और दूसरी असमीका है हमारे पास में 3x + y बराबर 3 कर देंगे, क्योंकि इसको समीकरण में बदल देते हैं। तो 3x + y इक्वल टू 3, और यहाँ से भी अपन x और y के मान निकाल लेते हैं इसी विधि से। x को मान 0 रखा तो y का मान 3, इसी प्रकार y का मान 0 रखा तो x का मान 1। इसी प्रकार से तीसरी असमीका भी दी हुई है 2x - 3y इक्वल टू 12। 2x - 3y इज इक्वल टू 12। ये हमें 2x - 3y इक्वल टू 12 तीसरी समीका दी हुई है। और यहाँ से भी अपन x और y के मान निकाल लेते हैं। ये लीजिए, x और y। x बराबर 0 रखा हमने, तो यहाँ से y का मान देखो क्या हो जाएगा? यहाँ 0 रखा तो y का मान -4। इसी प्रकार से y को हमने 0 रखा तो x का मान 6। ये हमारे पास में प्राप्त हो गए। असमीकाओं को समीकरण में कन्वर्ट करके x और y अर्थात निर्देशांक कोऑर्डिनेट के मान हमने निकाल लिए। और बच्चों, व्यवरोध भी, ऋणात्तर व्यवरोध भी हमें दिया हुआ है। समीकरण असमीका 4 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इनको तो अपन हल क्षेत्र ऐसे ही मान लेते हैं। अब बच्चों, इनको अपन ग्राफ के ऊपर निरूपित करते हैं, उनको देखिएगा। तो पहले अपन इसकी बात करते हैं। 2x - y इक्वल टू -5, तो 2x - y इक्वल टू -5, और इसके लिए हमने दिया था 0, 5 और -5/2 0 या 1/2 पे 6। तो यहाँ पे देखिए, ये अपने पास 0, 5, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 7 भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, और 2 से इधर जाएगा तो 7, और x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर अपन ऐसे 1 भी रख लेते हैं x का मान, तो ये 2 इधर लाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये 7। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। तो ये 1, 7, तो इनको खींची, इन दो निर्देशांक या दो बिंदु से जाने वाली रेखा ये प्राप्त हो गई। कौन सी? 2x - y इक्वल टू -5। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारे पास असमीका है, जिसको हमने समीकरण में परिवर्तित किया था, 3x + y इक्वल टू 3, तो 0, 3 और 1 0। तो देखो बच्चों, ये अपने पास में 3x + y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमने रखा 1 0 और यहाँ पे 0 3, यही हमने प्राप्त किया था। 1 0 और 0 3, तो ये इन दो बिंदुओं को मिलाया तो ये रेखा प्राप्त हो गई। कौन सी वाली? 3x + y इज इक्वल टू 3। ऐसे ही अपन
तीसरी असमीका को समीकरण में कन्वर्ट किया और इसके बिंदु निकाले, तो इसको भी अपन यहाँ से ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, तो इसका एक बिंदु हमने लिया 6 0, ये हमारे पास में 6 0। ऐसे ही 0 माइनस 4 लेते हैं तो यहाँ पे तो जाएगा 0 माइनस 4 इधर जाएगा, तो यहाँ से या फिर यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, तो देखिएगा y बराबर 2 लिख ले। तो ऐसे भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं और इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये रेखा प्राप्त हो गई और ये ग्राफ बनाना हमें अच्छी तरह आ गया है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये तीनों असमीकाओं का यहाँ पे ग्राफ के ऊपर निरूपित कर दिया। अब हमें निकालना है इनका हल क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। और हल क्षेत्र के लिए इन असमीकाओं में हमें 0 0 रखना है, अर्थात x की जगह 0 और y की जगह 0। अगर असमीका संतुष्ट कर रही है तो मूल बिंदु की तरफ है, संतुष्ट नहीं करेगी तो मूल बिंदु के अपोजिट। तो पहले यहां पे बात कर लेते हैं असमीका की, इसमें रख के देख लेते हैं। देखो यहां पे अपन बात करते हैं, इसको संतुष्ट कराते हैं 0 0 के लिए, तो देखो 0 माइनस 0 0 रहेगा, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन -5, अर्थात ये क्या होगा, संतुष्ट कर रही है। 0 बड़ा होता है -5 से, ये संतुष्ट है और संतुष्ट है तो इसका हल क्षेत्र कहां होगा, मूल बिंदु की तरफ। तो इसके लिए अपन यहां बात कर लेते हैं मूल बिंदु की तरफ। तो बच्चों इसका हल क्षेत्र कहां होगा, इसका हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की तरफ, अर्थात यहां पे इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। ऐसे इसका हल क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु रख लो, कहीं पे भी कोई बिंदु लेके देख लो, अगर वो उसको संतुष्ट कर रहा है तो उसको हल क्षेत्र होगा। जैसे मैंने यहाँ रखा 0 3 0 3, यहाँ पे 0 रखा और यहाँ पे 3 रखा, तो बच्चों ये हो जाएगा -3 और इज इक्वल टू यहाँ से -3 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ये बात क्या सही है, क्या -3 बड़ा है और ये छोटा है, अर्थात ये सही है, तो ये इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ वाला इसका हल क्षेत्र होगा, वही हमने किया है, अर्थात इसके अपोजिट साइड का हल क्षेत्र नहीं होगा। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं दूसरी असमीका की, इसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों इसकी बात करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपन रखते हैं 0 0, अर्थात 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये बात क्या सही है, क्या नहीं सर ये सत्य नहीं है, असत्य है। और असत्य है तो अपन ये जानते हैं इसका कहाँ होगा, मूल बिंदु के अपोजिट साइड में। ये मूल बिंदु की तरफ था जब सत्य थी, तो ये क्या होगा, मूल बिंदु के अपोजिट साइड में होगा। तो अपन इस रेखा की बात करते हैं, तो यहाँ देखते हैं रेखा ये वाली 3x + y कौन सी है, इक्वल टू 3। ये कहाँ होगा, मूल बिंदु के अपोजिट साइड में, अर्थात ये मूल बिंदु है इसके अपोजिट साइड में, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इधर होगा। इस रेखा का हल क्षेत्र ये प्राप्त हो गया। तो ऐसे हमने दूसरी रेखा का भी हल क्षेत्र या असमीका का हल क्षेत्र प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से अपन इसकी बात करते हैं, तीसरी असमीका, उसको भी अपन क्या करते हैं 0 0 के बराबर करते हैं। तो 0 -0 लेस देन 12, अर्थात 0 क्या होगा, 12 से छोटा होगा। क्या ये बात क्या है, सत्य है। और सत्य होने पे क्या बोलेंगे, इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। 2x - 3y = 12, इस समीकरण का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। तो यहाँ देखते हैं 2x - 3y = 12, इसका हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। सर मूल बिंदु किधर है, इधर है, तो इस क्षेत्र रेखा का हल क्षेत्र कहाँ हो गया, इधर हो गया। ऐसे यहाँ पे भी आप रख के देख लो, सर यहाँ पे देखता हूँ कि इस बिंदु पे इसका हल क्षेत्र है क्या नहीं है, अर्थात 10 और 0 पे मैं देखता हूँ क्या सर इसका हल क्षेत्र है या नहीं। तो उसके लिए अपन यहाँ रखते हैं 10 और 0। देखो इस जगह पे रख लेते हैं अपन 10 और 0, यहाँ रख लेता हूँ मैं 10 और 0। तो देखिएगा यहाँ रखा 10 तो 20 हो गया, यहाँ पे 0 रखा तो -0 और यहाँ पे लेस देन यहाँ पे 12। क्या 20 छोटा होता है 12 से, ये बात सही है क्या, सर बोल सही नहीं है, अर्थात इसका हल क्षेत्र इधर नहीं होगा, अर्थात इस रेखा का हल क्षेत्र इधर नहीं होगा, इसके अपोजिट साइड में होगा। दोनों बातों से आप संतुष्ट हो जाइएगा। अब देखते हैं बच्चों, हमने देखा तीनों असमीकाओं देख ली, अब ऋणात्तर को भी देख लेते हैं। उनका हल क्षेत्र x > 0 और y > 0, इनका भी हमें हल क्षेत्र देखना है। तो बच्चों x > 0, इसका हल क्षेत्र ये हो गया, इधर जाएगा। इसी प्रकार से y > 0, इसका हल क्षेत्र यहां जाएगा।
अब देखो उभयनिष्ठ क्षेत्र तो प्राप्त हो गया, उभयनिष्ठ क्षेत्र तो यहाँ पे हमारे पास में प्राप्त हो गया। इसका भी यहाँ से इस रेखा का इधर है, इस रेखा का इधर है, इसका भी इधर है, और इन सब का उभयनिष्ठ क्षेत्र तो प्राप्त हो गया। तो देखिए उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र को बोलते हैं अपन सुसंगत क्षेत्र। यहाँ पे सुसंगत क्षेत्र तो हमें मिल गया, जो चाहे सभी रेखाओं से घिरा क्षेत्र है या हल क्षेत्र यहाँ पे घिरा हुआ है। अब बात करते हैं, अगर सुसंगत मिल गया तो अपन बात करते हैं परिबद्ध की। क्या ये बंद क्षेत्र है क्या, या कौन सी आकृति बना रही है, वृत्त की आकृति बन रही है क्या, पूरा पूर्ण रूप से बंद है क्या? तो यहाँ देखने से, निरीक्षण से हम पता करते हैं सर ये तो बंद नहीं है, इधर इस साइड तो बंद है, पर यहाँ पे एक दिशा में क्या है, इसका विस्तार रेखा करते जाएंगे, अनंत की तरफ इसका विस्तार जाएगा, और अनंत की तरफ विस्तार जाएगा तो अपन उसको बोलते हैं कौन सा, अपरिबद्ध। तो सर ये क्या है, परिबद्ध नहीं है, ये है अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध क्षेत्र है। अब अपरिबद्ध क्षेत्र है तो इसके लिए अपन पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में दिया है, इसका हमें क्या निकालना है। यहाँ पे देखिएगा एक बार, इन व्यवरोधों में यहाँ हमें न्यूनतम मान निकालना है। सर इसका न्यूनतम मान निकालना है, तो देखिएगा अपरिबद्ध क्षेत्र है और इसका हमें न्यूनतम मान निकालना है। तो देखते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु पे अपन लेते हैं संगत मान, जेड के संगत मान। और जेड क्या है, जेड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो -50x + 20y, तो यहाँ लिखेंगे -50x + 20y + 20y। ये सर हमें जेड का उद्देश्य फलन का मान दिया हुआ है। अब क्या करना है, कोणीय बिंदु निकालना है। सर कोणीय बिंदु कैसे निकालना है, उभयनिष्ठ क्षेत्र दिया हुआ है, वहां से हमें कोणीय बिंदु मिल जाएगा। उभयनिष्ठ क्षेत्र तो है ही है, उभयनिष्ठ क्षेत्र तो है, परिबद्ध नहीं है, अपरिबद्ध है, पर कोणीय बिंदु तो है। और कोणीय बिंदु कहाँ से निकालना है, सर ग्राफ से निकाल लेंगे। और ग्राफ कहाँ है, ग्राफ हमारे पास में यहाँ पर है। तो यहाँ से अपन कोणीय बिंदु निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ से ले लेंगे A10, यहाँ पे ले लेंगे 03, 05। तो यहाँ पे कोणीय बिंदु अपन ले सकते हैं, देखो ऐसे ले लेते हैं। यहाँ से A10, B पे 03, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 10, 03। इसी प्रकार से 10, 03, 05, 17, 05 है एक, और 17 पे है, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, 17 पे भी है, और यहाँ पे भी है, 60 पे भी है, 60 पे भी ये मिलेगा हमें, और यहाँ पे 92 पे भी मिलेगा। तो 60 पे भी लिख लेते हैं, 60। और कोणीय बिंदु कहाँ है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। दो रेखाएं कौन सी होती है, एक्स एक्स भी हो सकती है, वाई एक्स भी हो सकती है, वहां पे प्रतिच्छेद करेगी, वही कोणीय बिंदु होगा। तो यहाँ पे भी कोणीय बिंदु है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 17 पे नहीं है। ये 17 कोणीय बिंदु नहीं है, यहाँ पे हमने केवल एक ही रेखा है, ये भी नहीं है। तो कोणीय बिंदु कौन सा हो गया, 10, 30, 05 और उसके बाद 60। और इन कोणीय बिंदु पे अपन मान ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अपना कोणीय बिंदु नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रेखा है। अब देखो जेड का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 10 रखते हैं, तो जेड बराबर यहाँ पे रखेंगे 1, तो -50। 0 रखेंगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, = -50। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 0 अपने पास प्राप्त होगा, 03। तो यहाँ इस स्थिति में जेड का मान यहाँ पे 0 और 3 रखेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 60। 20, 3, 60 = 60। इस स्थिति में देखो 0, 5, तो जेड = यहाँ रखा -50, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। +5, 5 के रखेंगे तो यहाँ 20 × 5 = 100, तो ये लिखा 100 = 100 प्राप्त होगा। इस स्थिति में देखते हैं 60, तो जेड = 6, यहाँ पे रखेंगे -50 × 6, तो ये हो जाएगा -300, और 0 रखेंगे तो 0 रहेगा, 0 = -300। अब ये कोणीय बिंदु पे A, B, C, D, इन कोणीय बिंदु पे संगत Z के मान हमें देखना है, न्यूनतम मान कौन सा है। अब यहाँ पे हमें देखना है ये -50, 60, 100 और -300। तो सर ये न्यूनतम मान है,
ये हमें पता लग गया। परंतु अब हमें पता है कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर परिबद्ध होता तो यही आंसर होता, परिबद्ध नहीं है तो ये आंसर नहीं है। तो सर अब क्या करना है? उसके लिए हम पढ़ चुके हैं परिमेय 2 से। तो देखो अपरिबद्ध क्षेत्र के लिए अपरिबद्ध क्षेत्र के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि उद्देश्य फलन है अपना कौन से है? -50x प्लस 20y। ये क्या है? न्यूनतम है, अर्थात ये इसके बराबर लिखेंगे, ये स्मॉल m इज इक्वल टू -300। तो ये लेस देन क्या होगा? ये अपन पढ़ चुके हैं। अगर न्यूनतम होगा तो न्यूनतम मान के लिए ये वाला लेस देन होगा और ये ग्रेटर देन होगा। अगर ये अपोजिट होता तो यहाँ पे चिन्ह अपन चेंज कर देते, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। अब ये असमीका प्राप्त हो गई, असमीका। और इस असमीका को भी अपन ग्राफ के ऊपर निरूपित करते हैं। और ग्राफ पे निरूपित करने के बाद में, दर्शाने के बाद में इसका अर्धतल देखते हैं, इसका कौन सा तर्द है? अर्धतल, अर्थात ये कहाँ पे निरूपित हो रही है, कहाँ पे ये जा रही है। तो बच्चों इसके लिए इसको भी अपन क्या करते हैं? समीकरण के रूप में परिवर्तन करते हैं, अर्थात -50x प्लस 20y इज इक्वल टू -300। ठीक है, या अपन लिख सकते हैं -5x प्लस 2y इज इक्वल टू -30। अब देखो यहां से हमें x और y के मान निकालने हैं, वो अपन निकाल लेते हैं। x और y के मान, x y, x बराबर 0 रखा, यहाँ पे हमने 0 रखा तो y का मान -15 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार y को 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखा तो माइनस माइनस तो कट जाएगा और यहाँ से 6 पंजे 30 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये मान प्राप्त कर लिए और इन मानों के द्वारा अपन क्या करते हैं? रेखा बनाते हैं, कहाँ पे? ग्राफ के ऊपर निरूपित कर देते हैं। तो देखिएगा उसको, और ये जो रेखा जाएगी इसके द्वारा, इस असमीका की अगर रेखा उस सुसंगत क्षेत्र में से गुजरती है, अगर ये असमीका भी सुसंगत क्षेत्र से गुजरती है या उभयनिष्ठ कोई भाग होता है तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, न्यूनतम मान नहीं होगा। और ये रेखा अगर सुसंगत क्षेत्र या उभयनिष्ठ क्षेत्र के बाहर से जाती है तो यही उसका आंसर होगा। ये हमें चेक करना है। तो सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है? अब इस चीज के ऊपर डिपेंड करना है कि ये रेखा कहां से होकर के जाएगी, वो हमें अच्छी तरह से देखना है। ये रेखा भी अगर सुसंगत क्षेत्र के अंदर से जाती है या कोई भाग उभयनिष्ठ मिल जाता है तो यहाँ पे कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और ये रेखा, ये असमीका उस सुसंगत क्षेत्र के बाहर से जाती है, अर्थात ये आंसर ही न्यूनतम मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपन देखते हैं इसका ग्राफ। तो यहां पे देखो ये हमने प्राप्त कर लिया, असमीका को समीकरण में कर दिया, -5x प्लस 20y इक्वल टू -30। ये हमने प्राप्त कर लिया था यहां से ये प्राप्त कर लिया। अब ये बिंदु रखा 0 -15 और यहां पे देखो 6 0, तो यहाँ पे तो 6 0 और इसी प्रकार से 8 5 कर देते हैं और -15 पे इधर जाएगा तो ये रेखा अपने पास यहाँ पे आएगा -0 -15, तो वो इधर आएगी तो इस रेखा से प्राप्त हो जाएगी। और ये रेखा देखो कहाँ से जा रही है? ये रेखा तो सुसंगत क्षेत्र से ही जा रही है। ये रेखा कहां से जा रही है? ये रेखा भी, अर्थात ये असमीका भी कहां से गुजर रही है? सुसंगत क्षेत्र से ही गुजर रही है। अगर ये इधर से गुजर जाती, यहां से गुजर जाती, इसके अंदर न जाती, ऐसे जाती या इसके अंदर टच नहीं करती तो ये आंसर क्या होता? इसका न्यूनतम मान -3 हो जाता। परंतु अब क्या है? इस सुसंगत क्षेत्र से होकर के जा रही है, इसलिए इसका जेड का न्यूनतम मान प्राप्त नहीं है। तो यहां लिखेंगे इसलिए असमीका -5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस, या इसको अपन लिख सकते हैं लेस देन -30 का अर्धतल सुसंगत क्षेत्र या उभयनिष्ठ क्षेत्र में से जाता है।
या ये भी उभयनिष्ठ है। इस असमिका और पहले वाली असमिका ये सभी मिलाकर के उभयनिष्ठ है, इसलिए इस उद्देश्य फलन z बराबर -50x + 20y का न्यूनतम मान नहीं है, और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से बच्चों अपन अपरिबद्ध क्षेत्र होता है तो यहाँ ध्यान पूर्वक हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। अपरिबद्ध है, अगर कौन सा न्यूनतम लेना है तो यहाँ पे इसको लेस देन, इसको ग्रेटर देन। अगर अधिकतम लेना होता तो इस चिन्ह को उल्टा कर देते, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, और फिर हमें ग्राफ बनाना था। इस असमिका को अर्धतल से गुजारते, अगर वो उभयनिष्ठ भाग से गुजरती तो इसका भी हल नहीं होता, उभयनिष्ठ भाग से नहीं गुजरती तो उसका हल होता जो अधिकतम मान लिया होता। तो इस प्रकार से अपन अपरिबद्ध क्षेत्र के भी अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं उदाहरण 5। निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z ये हमारा उद्देश्य फलन है। उद्देश्य फलन अर्थात यहां पे हमें देखना है कि कौन सा अधिकतम और कौन सा न्यूनतम मान प्राप्त होगा, और उसके लिए हमें क्या निकालना है, x और y के मान निकालना है। और x और y के मान निकालने के लिए हमें असमिकाएं दी हुई है, और कौन सा मान निकालना है वो भी निकालना है, न्यूनतमीकरण करना है। तो पहले अपन इनको असमिकाओं को समीकरण में बदल देते हैं। समीकरण में बदलने पर तो इसको अपने समीकरण में बदला, पहली असमिका को, तो देखो x + y = 8, और यहीं से अपन x और y के मान निकाल लेते हैं। साथ साथ ये x और ये y, ये 0 रखा तो 8, यहाँ पे 0 रखा तो ये 8। दूसरी असमिका से, दूसरी असमिका यहाँ पे है, इसको समीकरण में बदल दिया तो 3x + 5y = 15। इसका भी अपन x और y का मान निकाल लेते हैं यहीं पे। तो देखिएगा x का मान 0 रख लेते हैं, ये 0, यहाँ 0 तो यहाँ पे 3, 15/5 तो 3। अब y को 0 रखते हैं तो ये 0 तो 15/3 तो ये 5। तो ये हमारे पास में प्राप्त हो गए। और ये क्या है, ये है सर ऋणोत्तर व्यवरोध। ये सब आपको अभी पता लगने लग गया है। इनको ऋणोत्तर व्यवरोध कहते हैं। ये असमिकाएं हैं, ये व्यवरोध है, ये उद्देश्य फलन है। यहीं पे हमें x और y के मान निकालना है, और उसको अगर न्यूनतम मान आता है, और x y के मान कहाँ निकालते हैं सर, उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद में अपन कोणीय बिंदु लेंगे, परिबद्ध क्षेत्र है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है, कोणीय बिंदु लेंगे, ये मान यहाँ पे रखेंगे x y के मान, जो न्यूनतम मान आएगा वो सर हमारा न्यूनतम मान होगा। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको ग्राफ के ऊपर निरूपित करते हैं, ये रेखाओं को, और फिर उनका हल क्षेत्र निकालेंगे। हल क्षेत्र के लिए यहाँ पे जाएंगे तो देखो, पहले x + y = 8, तो 0 8 और 8 0। तो यहाँ पे देखो x + y = 8, ये वाले, ये 0 8 और यहाँ पे 8 0, इनको मिलाया तो ये अपने पास रेखा प्राप्त हो गई, x + y = 8। इसी प्रकार से दूसरी है 3x + 5y = 15, तो 0 3 और 5, ये लो, ये 5 0 और 0 3, इनको मिलाया तो ये रेखा प्राप्त हो गई हमारे पास में 3x + 5y = 15। अब हमें देखना है इनका हल क्षेत्र, और हल क्षेत्र के लिए असमिकाओं के पास जाना है, और असमिका हमें यहाँ पे दी हुई है। पहली असमिका हमारे पास में यहाँ पे है x + y > 8 = 1। तो यहाँ पे रखते हैं सर 0, यहाँ पे 0 और ग्रेटर देन = 8। सर 0 8 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो नहीं होता, तो सर इसका क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु के अपोजिट साइड में होगा। तो इस रेखा का, कौन सी रेखा है, असमिका है x + y > 8, तो इसका कहाँ होगा, मूल बिंदु के अपोजिट साइड में। तो सर इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के अपोजिट साइड में यहाँ होगा। ठीक है, अब अपन दूसरी की बात कर लेते हैं, हल क्षेत्र, इस रेखा की बात करते हैं, इस असमिका की बात करते हैं। तो बच्चों अब की बार दूसरी असमिका की बात कर लेते हैं। तो दूसरी असमिका सर हमारे पास में है 3x + 5y > 15। बच्चों 0 रखा यहाँ पे 0 रखा <15।
क्या 0 15 से छोटा है? हाँ सही है, ये बात क्या है? सत्य है। सत्य होने पे इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा? मूल बिंदु की तरफ होगा। कौन सी रेखा है, कौन सी असमिका है? सर असमिका है 3x + 5y ≤ 15। इसका कहाँ होगा? मूल बिंदु की तरफ होगा। तो ये हमारे पास में वो असमिका है, इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा? मूल बिंदु की तरफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि असमिका को संतुष्ट कर गया सर, इसलिए इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। अब देखो को उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो रहा है क्या? उभयनिष्ठ क्षेत्र, अब उभयनिष्ठ क्षेत्र के लिए आप यहां देखो, इसका इधर है, इसका हल क्षेत्र इधर है, कोई उभयनिष्ठ प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है तो परिबद्ध भी नहीं है, अपरिबद्ध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या है? कोई मान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इन व्यवरोधों के अंतर्गत कोई z का अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त नहीं कर सकते। और यही हमारा आंसर है। तो आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गया, यदि क्षेत्र परिबद्ध है, पहले तो उभयनिष्ठ आना चाहिए। पहली बात तो उभयनिष्ठ आना चाहिए। हल क्षेत्र जो असमिकाओं का, उनका हल क्षेत्र उभयनिष्ठ क्षेत्र मिलना चाहिए। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र मिलेगा तभी अपन z के अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। और उभयनिष्ठ क्षेत्र के बाद में परिबद्ध है वो देखना है, उसके लिए हमें ग्राफ को देखना है। परिबद्ध है तो कोणीय बिंदु के द्वारा ही उसका मान निकाल लेते हैं और फिर z का अधिकतम और न्यूनतम मान मिल जाएगा। अगर अपरिबद्ध है, और अपरिबद्ध क्या है इसके बारे में अभी हमने देखा था एग्जाम्पल 4 में। अपरिबद्ध में क्या होता है कि क्षेत्र जो परिबद्ध कौन सा क्षेत्र होगा? सुसंगत क्षेत्र या उभयनिष्ठ क्षेत्र, वो किस प्रकार का होगा? वो अनंत की तरफ जाएगा, अर्थात बंद रूप में नहीं होगा, ओपन रूप में होगा। एक तरफ से खुला हो सकता है या एक दिशा में उसका विस्तार अनंत की तरफ होगा, तो वो क्या होगा? अपरिबद्ध क्षेत्र। और उसके लिए अपन 2 कंडीशन ली थी अभी हमने कि उद्देश्य फलन क्या है? ax + by। उद्देश्य फलन क्या है? ax + by। अगर इसका मान, इसके भी परिबद्ध क्षेत्र तो प्राप्त होगा। परिबद्ध क्षेत्र से हमें न्यूनतम और अधिकतम मान ले लेते हैं, मान लेते हैं ये इसका अधिकतम मान, ये न्यूनतम मान। तो इसके द्वारा असमिका प्राप्त करें। अगर अधिकतम मान है तो उसकी कंडीशन में अपन इसको इसके बराबर रखते हैं। अगर न्यूनतम है तो हम इसको स्मॉल m को या इसके इस असमिका के बराबर रखते हैं। और फिर इन असमिकाओं के द्वारा हम क्या करते हैं? ग्राफ निरूपित करते हैं। और वो ग्राफ अगर उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरता है तो कोई हल नहीं होगा और अन्यथा इनका हल होता है। तो ऐसे अपन अपरिबद्ध क्षेत्र से भी, परिबद्ध क्षेत्र से भी, अगर उभयनिष्ठ है तब भी और उभयनिष्ठ नहीं है तब भी अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 12.1 के उदाहरण संख्या 3 से लेकर के उदाहरण संख्या 5 तक के उदाहरणों को हल करने के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों ने सेशन में हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करने के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।